आज के वीडियो में हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत फाइलम प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है और फाइलम प्रोटोजोआ की खोज कब और किसने की, यानी संघ प्रोटोजोआ की खोज कब हुई और किसने की, और संघ प्रोटोजोआ का नाम किसने दिया था, संघ प्रोटोजोआ के प्रमुख लक्षण और संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण यानी इसे कितने भागों में बांटा गया है, और संघ प्रोटोजोआ के सभी जीवधारी यानी सभी जंतुओं के नाम, उनकी संरचना और उनसे होने वाले रोगों को जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। तो प्रोटोजोआ में प्रोटोज का अर्थ है फर्स्ट मतलब प्रथम, और जून का अर्थ है एनिमल मतलब जंतु। इस प्रकार से प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रथम जंतु अथवा आद्य जंतु, यानी इस सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। जो प्रोटोजोआ हैं ये इस सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन जीवों का अध्ययन किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन जीवों का अध्ययन किया था। मतलब सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इस संघ के कुछ जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा था और इन्हें माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स कहा था। माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स। बाद में गोल्डफश ने इस संघ को प्रोटोजोआ नाम दिया था। तो नाम किसने दिया? गोल्डफश ने इस संघ को प्रोटोजोआ कहा था, यानी गोल्डफश ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था और इस संघ के जंतुओं को प्रोटोजोअन कहते हैं। प्रोटोजोअन यानी कि प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनको प्रोटोजोअन कहा जाता है, और प्रोटोजोअन जंतुओं के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। यानी इस संघ के जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। चलिए अब प्रोटोजोआ संघ के लक्षणों को समझ लेते हैं। तो पहला लक्षण है, ये सरलतम रचना वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी इस संघ के जीवों का शरीर साधारण बनावट का होता है। सरलतम रचना का मतलब है साधारण बनावट का होता है, और इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। इसीलिए इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। फिर दूसरा लक्षण है, ये जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। मतलब इस संघ के जंतु स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, नम मिट्टी व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर भी पाए जाते हैं। ये अधिकतर स्वतंत्र जीवी होते हैं, इसलिए स्वतंत्र जीवी कहा गया है। स्वतंत्र जीवी का मतलब होता है अलग अलग रहते हैं, लेकिन कुछ निवाह या कॉलोनी में आपस में सटे हुए पास पास में भी रहते हैं, यानी लाइन बनाकर भी कुछ रहते हैं। कुछ परजीवी भी होते हैं जो मनुष्य और कई जंतुओं में कई तरीके के रोग पैदा करते हैं। परजीवी जो दूसरे जीवों की सहायता से अपना जीवन यापन करते हैं, उन पर रह करके उसे परजीवी कहा जाता है। इनमें पोषण प्राणिसम अथवा होलोजोइक, पादपसम अथवा होलोफिटिक, मृतोपजीवी अथवा सेफ्रोफिटिक या परजीवी यानी पैरासिटिक प्रकार का होता है। प्राणिसम पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है। ठोस या तरल रूप में ले रहा है तो उसे प्राणिसम भोजन कहा जाता है, जैसे अमीबा। और पादप संपोषण जटिल या ठोस कणों के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे युगलिना। और जो मृतोपजीवी हैं ये मृत व सड़े गले पदार्थों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। जो परजीवी हैं ये दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं। इनमें गमन हेतु पादाव को क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया, यानी इनमें चलने के लिए स्यूडोपोडिया होते हैं, पादाव होते हैं। कसाब यानी फ्लैजिला होते हैं, या सीलिया पाए जाते हैं। यानी ये जंतु कूटपादों, पादाफों या सीलिया के द्वारा गति करते हैं या चलते हैं। फिर अगला पॉइंट है, इन जंतुओं में
उत्सर्जन अथवा एक्सक्रीशन शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है और इनमें संकुचनशील धानियों द्वारा भी होता है। यानी जो उत्सर्जन होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, शरीर की सतह से ही हो जाता है। इसमें कोई अलग से अंग नहीं होते उत्सर्जन के लिए, शरीर की सतह से वो निकल जाता है बाहर। और संकुचनशील धानी जो होती हैं इनके द्वारा भी हो जाता है। और ये जो धानियाँ होती हैं ये जल नियमन का भी कार्य करती हैं, जल का नियमन भी करती हैं। फिर अगला पॉइंट है, इनमें श्वसन अथवा रेस्पायरेशन शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। यानी जो श्वसन होता है वो भी शरीर की सतह से ही हो जाता है, रेस्पायरेशन भी शरीर की सतह से ही हो जाता है। और इस संघ के जंतुओं में लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इस संघ के जितने भी जंतु हैं उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लैंगिक जनन में युग्मक संलयन अथवा सिनगैमी के द्वारा या संयुग्मन तथा कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। जबकि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें द्विविखंडन है, बहुविखंडन है, मुकुलन है, इनके द्वारा जनन होता है। अब इस संघ के कुछ प्रमुख जंतुओं को जान लेते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, ओपेलाइना, तो ये सब क्या है, इस संघ के कुछ प्रमुख जंतु होते हैं। तो इन सभी जंतुओं का वर्गीकरण, स्वभाव, संरचना, इनका जीवन चक्र और इन सभी जंतुओं से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये सब कुछ जानने से पहले प्रोटोजोआ संघ को कितने भागों में बांटा गया है ये समझ लेते हैं। प्रोटोजोआ को चलन या गमन के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, दूसरा है सार्कोडिना या राइजोपोडा, तीसरा है स्पोरोजोवा और चौथा है सीलिएटा या सीलियोफोरा। तो इनमें से जो पहला है उपसंघ मैस्टिगोफोरा, इस संघ के जंतुओं में चाबुक जैसी एक या अधिक कशाभिकाएं या फ्लैजिला होते हैं जो चलने या गमन में सहायता करते हैं या तैरने में हेल्प करते हैं। और इसके प्रमुख जंतु कौन कौन से होंगे, युगलिना, ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, गियार्डिया, ये सब इसके जंतु होते हैं, मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत आते हैं या फ्लैजिलेटा के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो सार्कोडिना है अथवा राइजोपोडा है ये पादाव या स्यूडोपोडिया के द्वारा गमन करते हैं, पादाव या स्यूडोपोडिया के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा भोजन भी करते हैं। इसके प्रमुख जंतु अगर देखा जाए तो अमीबा, एंट अमीबा, एक्टिनोफ्रिस, ये सब इसके जंतु होते हैं। किसके, तो सार्कोडिना के या राइजोपोडा के। इसके बाद तीसरा है स्पोरोजोवा, तो इनमें कोई भी चलन या गमन अंग नहीं होते हैं, ये अंतः परजीवी होते हैं। ये पुटी के अंदर जनन करते हैं, अर्थात इनमें प्रायः बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन होता है, बीजाणुओं के अंदर जनन होता है। इनमें कुछ प्रमुख जंतु कौन कौन से हैं, जैसे मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। अगर इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है मलेरिया परजीवी पर, जी पूरा जीवन चक्र समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और दूसरा जंतु होगा इसमें मोनोसिस्टिस, तो मलेरिया परजीवी और मोनोसिस्टिस दो जंतु इसमें मुख्य रूप से मैंने बताया स्पोरोजोवा के अंतर्गत। फिर चौथा है सीलियोफोरा या सीलिएटा, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो ये सीलिया के द्वारा गमन करते हैं या सीलिया के द्वारा चलते हैं कह लीजिए, और उसी से भोजन भी करते हैं। मतलब इनके शरीर के चारों तरफ छोटे छोटे से सीलिया होते हैं, रोए होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। और ये इन्हीं सीलिया से गमन या गति करते हैं और इन्हीं से भोजन भी करते हैं। इनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। अब इसके अगर जंतुओं की बात की जाए तो जंतुओं में पैरामीशियम है, वर्टिसेला है, एसिनेटा है, ओपेलाइना है, इलियोफोरा के, सीलिएटा के जंतु होते हैं। चलिए अब संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं की संरचना, उनका जीवन चक्र और इन जंतुओं से कौन कौन से रोग हो जाते हैं पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला जंतु है अमीबा। सबसे पहले इसका वर्गीकरण जान लेते हैं। तो अमीबा का संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा, वर्ग सार्कोडिना, उपवर्ग राइजोपोडिया, गण लोबोसिया, वंश अमीबा और जाति प्रोटियस होती है। आपको यहीं पर बता दें कि अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस होता है, अमीबा प्रोटियस, क्योंकि वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने वंश यानी जीनस और जाति यानी स्पेसीज को मिला करके जंतु वैज्ञानिक नाम बनाया था। तो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा या साइंटिफिक नेम क्या होगा अमीबा का, अमीबा प्रोटियस होगा।
आपको बता दें कि इसकी खोज सर रोजन वान हाफ ने की थी। सर रोजन वान हाफ ने इसकी खोज की थी। मतलब इसका सबसे पहले वर्णन किसने किया? तो इन्होंने ही किया था। यदि बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अमीबा झीलों, तालाबों, पोखरों के कीचड़ या सड़ी गली पत्तियों से चिपका हुआ पाया जाता है। यानी अमीबा प्रायः तालाबों में या धीरे धीरे बहने वाली नदियों में, जो धीरे धीरे बहती हैं नदियां उनमें, और पोखरों में या गड्ढों की तली में पत्तियों व कीचड़ से चिपका रहता है। जो पत्तियां होती हैं, जो कीचड़ होता है, उससे चिपका रहता है, चिपका हुआ पाया जाता है। यह मुक्त जीवी अर्थात फ्री लिविंग होते हैं। मुक्त जीवी होते हैं मतलब फ्री लिविंग होते हैं, और इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी अनियमित होता है। कोई इसका आकार नियमित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। यानी कि ये बनते रहते हैं और बिगड़ते अर्थात यह अनिश्चित या अनियमित आकार वाला सूक्ष्म जीव होता है, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर ये जो कूटपाद अथवा स्यूडोपोडिया हैं, ये बनते या बिगड़ते रहते हैं। इसमें ये जो अंगुली सदृश संरचनाएं आप देख रहे हैं, इन्हें ही कूटपाद अथवा पादाप कहा जाता है और अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहा जाता है। अमीबा इन्हीं के द्वारा चलता है, यानी कि इन्हीं के द्वारा गमन अथवा प्रचलन करता है, लोकोमोशन करता है, और इन्हीं पादाप या कूटपादों की सहायता से यह भोजन भी ग्रहण करता है। यानी खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण अथवा इंजेशन भी इन्हीं कूटपादों की सहायता से या स्यूडोपोडिया की सहायता से अमीबा करता है। और भोजन का पाचन खाद्य धानियों या फूड वैक्यूल में होता है। जो खाद्य धानियां हैं, जो फूड वैक्यूल हैं, इसी में भोजन का पाचन होता है। और आपको बता दें कि संकुचनशील धानी से अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर भी निकालता है। जो संकुचनशील धानी है, इससे अतिरिक्त जो जल होता है उसको ये बाहर भी निकालता है, यानी परासरण नियंत्रण भी करता है। अगर इनके संपूर्ण शरीर को देखा जाए तो इनका पूरा शरीर मुख्य रूप से जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। यानी मुख्य रूप से पूरा शरीर किससे बना है? तो केवल जीवद्रव्य का बना होता है। और इस जीवद्रव्य के चारों तरफ एक महीन झिल्ली होती है। उसी झिल्ली को प्लाज्मा लेमा कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा। और इसके जीवद्रव्य में एक केंद्रक भी पाया जाता है, एक न्यूक्लियस भी होता है। अमीबा के पश्च सिरे पर यूरोइड होता है। यूरोइड यानी जो ये स्यूडोपोडिया होते हैं, जो पादाप होते हैं, ये जब खत्म हो रहे होते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? यूरोइड कहा जाता है। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन अथवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। और वो भी किससे? तो द्विविखंडन या पुटी भवन के द्वारा होता है। यानी द्विविखंडन और पुटी भवन के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा अलैंगिक प्रजनन होता है। और आपको बता दें कि इसमें से जो द्विविखंडन है, इस द्विविखंडन में जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक का सूत्री विभाजन होता है, यानी माइटोसिस डिवीजन होता है। और सूत्री विभाजन होने के बाद विदलन या क्लीवेज के द्वारा अमीबा 2 बराबर भागों में बंट जाता है। और जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है कि पहली स्टेज में अमीबा का केंद्रक ऐसा था, फिर थोड़ा लंबा होने लगा, फिर थोड़ा थोड़ा लंबा होते होते हुए अलग हो जाता है, यानी फिर लंबा होकर के 2 भागों में टूट गया है। और इसके साथ ही केंद्रक भी बीच में पतला होता हुआ 2 भागों में टूट जाता है। इस प्रकार एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार अमीबा यानी एक अमीबा से या एक अमीबा मदर सेल से नई पुत्री कोशिकाएं या 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाते हैं या 2 जीव बन जाते हैं। लेकिन यदि पुटी भवन की बात की जाए तो पुटी भवन में क्या होता है? प्रतिकूल समय में अमीबा शरीर को कई खोल में बंद कर लेता है। जो प्रतिकूल समय होता है वो कई खोलों में, चित्र में आपको दिख रहा है, बंद कर लेता है और कई परत वाली गुहा बन जाती है। और उसी के अंदर अनेक स्यूडोस्पोर्स बन जाते हैं और अमीबा में अनेक बीजाणु फिर धीरे धीरे करके बन जाते हैं। जो स्यूडोस्पोर्स, जो पुटी भवन था, टूटने लगता है तो बीजाणु बन जाते हैं और पुटी फट जाता है, या कह लीजिए कि अमीब्यूली बाहर निकल आते हैं। जब पुटी फटता है तो अमीब्यूली बाहर निकल आते हैं। आपको बता दें कि अमीबा की कुछ जातियां मनुष्य में परजीवी या पैरासाइट जीवन व्यतीत करती हैं, जिनमें से एक है एंट अमीबा। तो एंट अमीबा एक परजीवी प्रोटोजोवा है और मनुष्य तथा अन्य कई जंतुओं में रोग पैदा करता है। परजीवी प्रोटोजोवा है
मनुष्य में भी और अन्य कई जंतुओं में रोग पैदा करता है। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में एंट अमीबा मुख्य रूप से 3 प्रमुख इसकी जातियां पाई जाती हैं। यानी मनुष्य में एंट अमीबा की 3 प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। पहली एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरी एंट अमीबा जिंजिबेलिस और तीसरी एंट अमीबा कोलाई। यदि इनमें से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात की जाए तो इसकी खोज लैम्बल ने सन 1859 ईस्वी में की थी। 1859 ईस्वी में किसने? लैम्बल ने की थी। और रूसी वैज्ञानिक फ्रेडरिक लॉस ने सन 1875 में इसके रोगजनक स्वभाव का पता लगाया था, यानी इसके पैथोजेंस का पता लगाया था कि ये रोग फैलाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की बड़ी आंत का परजीवी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य की बड़ी आंत के कोलन नामक भाग में पाया जाता है, कोलन में। और इसका ट्रोफोजॉइड मनुष्य की बड़ी आंत को संक्रमित करता है। ट्रोफोजॉइड इसकी एक अवस्था होती है, वयस्क अवस्था। वही वयस्क अवस्था मनुष्य की बड़ी आंत को संक्रमित करती है, इन्फेक्टेड करती है, जिसके कारण पेट में दर्द व ऐंठन होती है और घाव भी हो जाते हैं। खूनी पेचिश रोग हो जाता है, जिससे मल के साथ आंव व खून आने लगता है। और आपको बता दें कि इसे ही आमातिसार मतलब अमीबिएसिस रोग कहा जाता है। विश्व की लगभग 10% जनसंख्या अमीबिएसिस रोग से पीड़ित है। यदि एंट अमीबा की संरचना की बात की जाए तो संरचना 2 अवस्थाओं में पूर्ण होती है, कह लीजिए। पहली अवस्था है ट्रोफोजॉइट या मैग्ना और दूसरी अवस्था है प्रीसिस्टिस अथवा इसे माइन्यूटा अवस्था भी कहा जाता है। तो पहली अवस्था देख लेते हैं, ट्रोफोजॉइट या मैग्ना। तो इसमें क्या होता है, इसका जो कोशिका द्रव्य है कणिका विहीन, जो बाहर वाला भाग होता है कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग, वो कणिका विहीन होता है, कोई भी कणिकाएं उसमें नहीं पाई जाती हैं। उसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। एक्टोप्लाज्म जो है, एक्टोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग है, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो उसे ही एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो केंद्रीय भाग है, जो अंदर वाला भाग है, वो कणिकामय है, उसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, उसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है, कणिकाओं वाले भाग को। और एंडोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस अथवा केंद्रक भी है, यानी एक न्यूक्लियस अथवा केंद्रक भी होता है। और उस न्यूक्लियस अथवा केंद्रक के चारों तरफ या चारों ओर एक पतली व कोमल केंद्रक कला, पतली पतली सी कोमल सी कला होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अथवा केंद्रक कला कहा जाता है। और केंद्रक कला की जो अंतः सतह है, अंतः सतह पर सूक्ष्म क्रोमैटिन कणिकाएं होती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये सूक्ष्म क्रोमैटिन कणिकाएं हैं, क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स होती हैं। और जो परिधि है, परिधि पर यही व्यवस्थित रहती हैं। केंद्रक के केंद्र में एक छोटा व गोल संरचना होती है, यानी छोटी सी गोल संरचना होती है जो केंद्र में आपको दिख रही है। उस छोटी सी गोल संरचना को एंडोसोम कहा जाता है। एंडोसोम अथवा केरोसोम भी कहते हैं। एंडोसोम कहो या केरोसोम कहो, एक ही बात है। एंडोसोम को घेरे हुए एक साफ क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हेलो कहा जाता है। हेलो, जो साफ क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं। आपको बता दें कि एंडोप्लाज्म में खाद्य धानियां अथवा फूड वैक्यूल भी पाई जाती हैं, जिनमें अंतर्ग्रहित लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, उपकला कोशिकाओं के टुकड़े और जीवाणु पाए जाते हैं। यानी जो खाद्य धानियां होती हैं, इनमें अंतर्ग्रहित आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उपकला कोशिकाओं के कुछ टुकड़े तथा जीवाणु पाए जाते हैं। एंट अमीबा एक समपरासरी या आइसोटोनिक वातावरण में रहता है। समपरासरी या आइसोटोनिक वातावरण में पाया जाता है। अतः इसमें संकुचनशील रिक्तिकाएं यानी कंट्रैक्टिव वैक्यूल नहीं पाई जाती हैं, या संकुचनशील रिक्तिका इसमें नहीं होती है। यदि एंट अमीबा के कूटपाद की बात की जाए तो इसमें एक कूटपाद होता है। एंट अमीबा में एक कुंद या ब्लंट कूटपाद पाया जाता है। मोटा सा एक ही कूटपाद इसमें होता है और कूटपाद की सहायता से यह गति करता है। जैसे अमीबा कूटपाद की सहायता से गति करते हैं, वैसे ही एंट अमीबा भी इसमें एक ही कूटपाद पाया जाता है और उसी कूटपाद की सहायता से गति करता है, चलता है। और इसकी गति लाइमैक्स गति कहलाती है। जो एंट अमीबा है, इसकी जो गति होती है, उस गति को लाइमैक्स गति कहा जाता है। ट्रोफोजॉइट में प्राणी संपोषण होता है, यानी इसका जो ट्रोफोजॉइट होता है उस पे होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है। प्राणी
पोषण होता है। फिर अब दूसरी अवस्था है माइन्यूटा अवस्था। तो यह एंट अमीबा के सिस्ट बनने की पूर्व की अवस्था है। माइन्यूटा अवस्था को प्रीसिस्टिस अवस्था भी कहा जाता है। माइन्यूटा को प्रीसिस्टिस अवस्था भी कहते हैं और एंट अमीबा की सिस्ट बनने की पूर्व अवस्था होती है, इसी को प्रीसिस्टिस अवस्था कहते हैं। यह भी अंडाकार लेकिन अपेक्षाकृत छोटी होती है। यह ट्रोफोजोइट अवस्था से आकार में अपेक्षाकृत छोटी, गतिहीन होती है और इसमें खाद्य रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। खाद्य रिक्तिकाओं का अभाव होता है। यह रोगजनक भी नहीं है, पैथोजन नहीं होते हैं, रोग नहीं फैलाते हैं। चलिए अब इसमें जनन कैसे होता है, उसका जीवन चक्र क्या है, समझ लेते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक पोषदीय जंतुक है, यानी एक ही पोषक में इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो इसमें लैंगिक जनन तो होता नहीं, मैंने पहले ही बताया। इसमें केवल अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसी से इसका जीवन चक्र चलता है। तो अमीबा के समान यहाँ भी अलैंगिक जनन कैसे होगा, द्विविखंडन द्वारा, बाइनरी फिशन द्वारा अथवा बहुविखंडन के द्वारा या मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है। अगर द्विविखंडन की बात की जाए, बाइनरी फिशन की बात की जाए, तो यह जीव की कायिक अवस्था, मतलब ये कि पोषाणु अवस्था या ट्रोफोजोइट फेज में होने वाला जनन है। ट्रोफोजोइट फेज में होने वाला जनन द्विविखंडन होता है, जिसमें होता है क्या है, केंद्रक सामान्य से बड़ा हो जाता है। जितना सामान्य में होता है उससे बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर सामान्य सूत्री विभाजन में विभाजित हो जाता है, माइटोसिस डिवीजन में बढ़ जाता है। अगर बहुविखंडन की बात की जाए, मल्टीपल फिशन की बात की जाए, तो विशेष प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसिस्ट स्टेज में मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है या बहुविखंडन के द्वारा होता है और इनके अंदर दो क्रोमैटिड बॉडी दिखाई देती हैं। चित्र में देखिए, इनके अंदर दो क्रोमैटिड काय या दो क्रोमैटिड बॉडी दिखाई देती हैं और जल्दी ही इनके चारों ओर एक कोमल पारदर्शी आवरण बन जाता है और इस कोमल पारदर्शी आवरण को सिस्ट अथवा पुटी कहते हैं। और अब केंद्रक सामान्य सूत्री विभाजन के द्वारा बंटता रहता है, विभाजित होता रहता है और फिर चार केंद्रक वाली इंसिस्ट स्टेज मल के साथ बाहर आ जाती है। जो चार केंद्रक वाली इंसिस्ट स्टेज है, ये मल के साथ में, फीसेस के साथ में बाहर आ जाती है और बाहर आकर के इसकी जो सिस्ट होती है वो फट जाती है। इस तरह से सभी जीव बाहर निकल आते हैं। अब बचा एंट अमीबा जिंजिवैलिस। तो यह दांतों की जड़ों के मैल तथा मसूड़ों के ऊतक और टॉन्सिल्स आदि में पाया जाता है और इसके रोगजनक होने के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है, परंतु ऐसा देखा गया है कि यह पायरिया से पीड़ित मनुष्यों के मुख में अधिक पाया जाता है। मतलब मनुष्य के दांतों की जड़ों व मसूड़ों में रहता है, जिसके कारण पायरिया हो जाता है और पायरिया के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है, मवाद आने लगती है, जो एंट अमीबा जिंजिवैलिस है। फिर एंट अमीबा जो कोलाई होता है, इसके ट्रोफोजोइट्स मनुष्य के कोलन में पाए जाते हैं, बड़ी आंत के कोलन में, और यह हानिकारक नहीं है। यह सहभोजिता प्रदर्शित करता है, कॉमेंसेलिज्म प्रदर्शित करता है और यह मनुष्य की आंतों में रहने वाला सहभोजी है, कह लीजिए इस तरह से। यह अन्य जीवाणुओं का भक्षण कर डालता है और उनके हानिकारक प्रभाव से मनुष्य को बचाता है। चलिए अब यूग्लिना के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ यूग्लिना को समझ लेते हैं, अर्थात वर्गीकरण को जान लेते हैं। जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा, वर्ग मेस्टिगोफोरा, उपवर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरा, गण यूग्लिनिडा, वंश यूग्लिना और जाति विरिडिस। तो यूग्लिना पर्णहरित युक्त प्रोटोजोआ है। पर्णहरित युक्त यानी क्लोरोफिलस प्रोटोजोआ होता है। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और बार बार पूछा जाता है। आपको बता दें कि कौन सा प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजी कड़ी है, तो संयोजी कड़ी कौन सी है? यूग्लिना होता है, क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिलस प्रोटोजोआ है। तो पर्णहरित युक्त प्रोटोजोआ होने के कारण ही यूग्लिना को जंतुओं और पादपों के मध्य की संयोजी कड़ी माना जाता है और यह मुख्य रूप से पोखरों, तालाबों आदि में जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, हरा सा जो भाग दिखाई देता है, उसी से चिपका हुआ पाया जाता है। आपको यदि यूग्लिना को पहचानना है
तो जो युगलिना है, ये जो सड़ी गली पत्तियां तालाबों में पाई जाती हैं, उसका जो हरा सा भाग दिखाई देता है, उसकी एक बूंद स्लाइड पर रखिए और स्लाइड पर रखने के बाद कवर स्लिप से ढककर सूक्ष्मदर्शी से देखिए। तो जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो अनेक तेजी से तैरती हुई तर्क रूपी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। वही युगलिना होती है। वही क्या होती है? युगलिना होती है। आपको बता दें कि जो युगलिना है, युगलिना स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है। स्वतंत्र जीवी नहीं है, सिंगल सिंगल रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। और आपको बताया ही कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में, पोखरों में, गड्ढों में, रुके हुए जल में अधिकतर पाए जाते हैं। और जो पानी होता है, पानी के ऊपर हरे रंग की परत बना लेते हैं। युगलिना का शरीर तर्क के आकार का होता है, तर्क रूपी होता है। तर्क रूपी का ये मतलब होता है कि ऊपर पतला, फिर नीचे पतला और बीच में मोटा। इस स्थिति को तर्क रूपी कहा जाता है। जैसे मूली होती है, ऊपर पतली, नीचे पतली, बीच में मोटी। तो ऐसी स्थिति जो होती है, ऐसी संरचना जो होती है, उसे तर्क रूपी कहा जाता है। और युगलिना पर पेलिकल का दृढ़ आवरण चढ़ा होता है। जो पेलिकल होता है, उसका आवरण इसके पूरे शरीर पर चढ़ा रहता है और इसी पेलिकल के कारण ही एक इसका निश्चित आकार बन जाता है, एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। और शरीर के अगले चौड़े भाग पर फ्लास्क के आकार का कोशिका ग्रसनी होती है या साइटोफेरिंक्स होती है। कोशिका ग्रसनी को साइटोफेरिंक्स कहते हैं। जो अगला भाग होता है, ऊपरी सिरा होता है, उसमें फ्लास्क जैसे होता है, फ्लास्क के आकार की कोशिका ग्रसनी होती है या साइटोफेरिंक्स होती है। और इस पर कोशिका मुख होता है या साइटोसोम होता है। और इसी कोशिका मुख से एक धागे के समान कसाब निकला रहता है। जैसे धागा होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक कसाब निकला रहता है, जिसे फ्लैजिला कहा जाता है। अंग्रेजी में फ्लैजिला, जो कसाब होता है, इसको फ्लैजिला कहते हैं। और इसी फ्लैजिला की सहायता से यह गति करता है, यह कह लीजिए कि युगलिना चलता है। यह युगलिना का क्या होता है? प्रचलन अंग होता है, लोकोमोशन आर्गन होता है। जो कसाब होता है, जो फ्लैजिला होता है। कोशिका द्रव्य में अनेक हरित लवक पाए जाते हैं। अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था कि पर्णहरित युक्त प्रोटोजोआ है, यानी इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में हरित लवक पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ऐसे जीवधारी जिनमें हरित लवक पाया जाता है, वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। इसीलिए जो युगलिना होता है, युगलिना भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेता है। इसीलिए युगलिना में पादप संपोषण पाया जाता है। कैसा पोषण होता है? पादप संपोषण पाया जाता है। और कोशिका ग्रसनी के पास एक नेत्र बिंदु तथा एक कुंचनशील धानी स्थित है। जो कोशिका ग्रसनी है, वहां पर एक नेत्र बिंदु है और एक कुंचनशील धानी होती है। कहने का मतलब ये है, जो ये कसाभिक होता है, ये कोशिका मुख से बाहर निकला रहता है। और इसी में देखिए, ये जो रिजर्वायर की गर्दन है, गर्दन के साथ चिपका हुआ एक लाल बिंदु है, रेड स्पॉट होता है, लाल बिंदु, जो युगलिना का प्रकाश ग्राही संवेदांग होता है। जो रेड स्पॉट है, लाल बिंदु है, नेत्र बिंदु जिसे कहा गया है, तो ये क्या है? ये युगलिना का क्या होता है? प्रकाश ग्राही संवेदांग होता है। और रिजर्वायर के आधार के निकट एक बड़ी सी कुंचनशील धानी भी है या कंट्रैक्टेड वैक्यूल भी होती है, जो ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया के द्वारा शरीर में जल की मात्रा का नियमन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन से जल को नियंत्रित करती है। यही जो धानी होती है, कुंचनशील धानी। और जो युगलिना का कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा हुआ है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो इसके आशय के पास में एक कुंचनशील रिक्तिका है और इसके बीच में एक बड़ा सा केंद्रक होता है और कई बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। लोकोमोशन में मैंने आपको बताया था कि कसाभिक जो होता है, जो फ्लैजिला होता है, उसी की सहायता से जल में तैरता रहता है। और ठोस सतह पर अगर चलने की बात की जाए तो ठोस सतह पर शरीर की तरंग गति या ऐंठनों एवं झुकावों से धीरे धीरे रेंगता है। अगर ठोस सतह इसको मिलती है तो तरंग गति से ये ऐंठनों के द्वारा धीरे धीरे करके रेंगता है, जिसे युगलिनी गमन कहा जाता है, युगलिनाइड मूवमेंट कहा जाता है। और अगर पोषण की बात करें तो मैंने कहा था स्वपोषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं मिलता है तो विसरण क्रिया के द्वारा शरीर की सतह से भी भोजन कर लेते हैं। इसीलिए प्राण सम प्रकार का भोजन पाया जाता है या मिश्र पोषी ये होते हैं। और अगर जनन की बात की जाए तो युगलिना में जनन द्विविखंडन और पुटी भवन के द्वारा मुख्य रूप से होता है।
अगर द्विविखंडन की बात करें तो अनुकूल दशाओं में, जब अनुकूल दशाएं होती हैं, अनुकूल दशाओं में जीव अपनी प्रक्रियाएं रोक देता है और एक श्लेष्मिक आवरण अपने चारों ओर बना लेता है। अनुकूल दशाएं आने पर क्या करता है कि अपनी सारी प्रक्रियाएं रोक देता है और अपने शरीर के चारों तरफ एक चिपचिपा सा आवरण बना लेता है, श्लेष्मिक आवरण बना लेता है। इसलिए श्लेष्मिक आवरण स्रावित करता है और विखंडन सदैव सम्मित जन्य होता है, बराबर होता है। जैसे जनक युगलिना दो पुत्री युगलिना में बट जाती हैं, यानी बीच बीच से विखंडन का मतलब होता है टूटना, यानी जो जनक था वो दो बीच बीच से टूट गया, बीच से अलग हो गया, तो उसे क्या कहा, दो पुत्री युगलिना हो गई, जो बिल्कुल एक दूसरे के समान होती हैं, एक दूसरे के जैसी होती हैं। और जो केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा बटता है। आपको बता दें इस तरह से दो युगलिना हो जाते हैं द्विविखंडन के द्वारा और शरीर लंबाई अनुसार विभाजित हो जाता है। अग्र सिरे से शुरू होकर नीचे की ओर पश्च सिरे की ओर एक और परिणाम स्वरूप दो पुत्री प्राणी बन जाते हैं, ये दो पुत्री कोशिकाएं इसमें बन जाती हैं। और जो फ्लैजिला होता है, जो कसाब होता है, एक या आधे भाग में ही बना रहता है, जबकि दूसरे में नए कसाब बन जाते हैं। अगर पुटी भवन की बात की जाए या बहुविखंडन की बात की जाए तो अप्रिय दशाओं में, जो अप्रिय दशाएं होती हैं, तो भाई अपने चारों ओर एक खोल बना लेता है और विपरीत परिस्थितियों में, जैसे तेज ठंडी पड़ रही है, गर्मी है, भोजन की कमी में युगलिना के साथ ये बना रहता है और पुटी भवन कहलाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पुटी भवन कहा जाता है। जो चारों ओर एक खोल बन जाता है, इसी को पुटी भवन कहते हैं। और बहुविखंडन पुटी भवन परिस्थितियों में होता है। अब होगा क्या कि वो टूट जाएगा और उसमें जो पुटीज बनी थी वह सब बिखर जाएंगी, तो इससे 16 से 32 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, यानी 16 से 32 युगलिना उसी में से बाहर निकल आते हैं और इस तरह से उनका जनन हो जाता है। चलिए अब पैरामीशियम के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, अर्थात वर्गीकरण को जान लेते हैं। जगत, प्रोटिस्टा, संघ, प्रोटोजोआ, उपसंघ, सीलियोफोरा, वर्ग, सीलिएटा, उपवर्ग, होलोट्राइका, गण, जिम्नोस्टोमेटिडा, वंश, पैरामीशियम और जाति कार्डेटम। पैरामीशियम तालाबों, पोखरों, झीलों, नदियों के जल में मुक्त जीवी रूप में पाया जाता है या स्वतंत्र जीवी। मुक्त जीवी का क्या मतलब होता है, फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। यानी जो पैरामीशियम है ये अलवणीय जल में पाया जाता है, जैसे तालाब है, पोखर है, नदियां हैं, झील हैं, खाइयां जो होती हैं, इनमें मिलता है, इनमें पाया जाता है। अगर इसकी आकृति या संरचना की बात की जाए तो पैरामीशियम का आकार मनुष्य के चप्पल या तलवे जैसा होता है। जैसे मनुष्य का चप्पल होता है, जो स्लीपर होता है, बिल्कुल वैसे ही तलवे या चप्पल जैसा होता है, इसीलिए इसे स्लीपर जंतु भी कहा जाता है, स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता है। और जो पैरामीशियम है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1752 ईस्वी में जॉन हिल ने किया था। पैरामीशियम शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले 1752 ईस्वी में जॉन हिल ने इसका प्रयोग किया था। और इसे स्लीपर जंतु कहते हैं, आपको बताया ही है। कहाँ पाया जाता है, तो तालाबों, पोखरों, खाइयों, नदियों, झीलों आदि में फ्री लिविंग रूप में पाया जाता है, मुक्त जीवी या स्वतंत्र जीवी रूप में पाया जाता है। आपको बता दें कि इसका शरीर बेलनाकार और लगभग में 0.3 मिमी लंबा होता है, हल्के भूरे रंग का होता है या पीले रंग का भी हो सकता है। इस पर अगर इसके पूरे शरीर की बात करें तो पूरे शरीर के चारों ओर महीन एवं सुदृढ़ लेकिन लचीली पेलिकल का आवरण होता है, यानी इसके चारों ओर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। महीन सी होती है, सुदृढ़ होती है, लेकिन लचीली पेलिकल होती है। पैरामीशियम के चारों तरफ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, रोमा पाए जाते हैं, जिन्हें सीलिया कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा पैरामीशियम जल में तेजी से तैरता है। या कह लीजिए कि ये जो सीलिया होते हैं, इन्हीं सीलिया के द्वारा पैरामीशियम चलता है, गमनांग होते हैं, इनके चलने के अंग होते हैं। अधर तल पर एक तिरछी परमुखीय खांच या पेरिस्टोमियल ग्रुप पाई जाती है। परमुखीय खांच या पेरिस्टोमियल ग्रुप पाई जाती है। जो आप देख रहे हैं ये खांच है, जो पीछे एक चौड़े
कीपनुमा प्रकोष्ठ, कीपनुमा प्रकोष्ठ को तुम्बिका भी कहा जाता है, वेस्टिब्यूल भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो कीपनुमा वेस्टिब्यूल में खुलती है। ये जो तुम्बिका होती है, कीपनुमा वेस्टिब्यूल होती है, कोशिका द्रव्य में धंस जाती है और धंस करके कोशिका मुख द्वारा कोशिका ग्रसनी या साइटोफेरिंक्स में खुलती है। और यह एक नली के समान संरचना होती है, जिससे नली होती है बिल्कुल उसी जैसे संरचना होती है। पैरामीशियम अपने भोजन का अंतर्ग्रहण इसी उपकरण के द्वारा करता है, यानी ये जो कीपनुमा होता है इसी के द्वारा पैरामीशियम भोजन करता है। कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बटा हुआ है। जो कोशिका द्रव्य है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा हुआ है। जो बाहर का भाग है उसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है, जो अंदर का भाग है उसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है। आपको बता दें, एक्टोप्लाज्म में जो आधारीय कणिकाएं होती हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनसे रोमाभ निकलते हैं या सीलिया निकलते हैं। और कणिकाओं के बीच बीच में स्थित ट्राइकोसिस्ट या ट्राइकोसिस्टस नामक थैलीनुमा सुरक्षात्मक अंगक भी पाए जाते हैं। ट्राइकोसिस्ट ये जो पाए जाते हैं क्या होते हैं? ट्राइकोसिस्ट जो आपको दिख रहे हैं ये थैलीनुमा सुरक्षात्मक अंगक होते हैं। एंडोप्लाज्म में कोशिकाएं होती हैं, 2 केंद्रक होते हैं और अन्य अंगक भी पाए जाते हैं। एक बड़ा केंद्रक होता है और एक छोटा केंद्रक होता है। जो बड़ा केंद्रक होता है उसको गुरु केंद्रक कहा जाता है और ये सेम के बीज के आकार का होता है। जैसे सेम का बीज होता है बिल्कुल उसी तरीके का होता है, इसको गुरु केंद्रक कहते हैं। और छोटा वाला केंद्रक गोल होता है जिसे लघु केंद्रक कहा जाता है या माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। उसको मेगा न्यूक्लियस और इसको माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। और इसी में इसके अग्र सिरे पर तथा पश्च सिरे पर संकुचनशील रिक्तिका या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है। अग्र सिरे पर और पश्च सिरे पर दोनों सिरों पर संकुचनशील रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। अगर पैरामीशियम में पोषण की बात की जाए तो पोषण बिल्कुल अमीबा की तरह से होता है, यानी पैरामीशियम मुक्त जीवी है, स्वतंत्र जीवी है और इसमें जंतु समभोजी होता है। कैसा? होलोजोइक न्यूट्रिशन से होता है। यह जीवाणुओं, सूक्ष्म कार्बनिक भोजन कणों आदि का अंतर्ग्रहण कर लेता है। बहुत सारे जीवाणु जो है, सूक्ष्म कार्बनिक जो कण होते हैं उनका अंतर्ग्रहण करके खाद्य रिक्तिकाओं में उन्हें पचा लेता है, भोजन के रूप में उन्हें खा लेता है। और पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य रिक्तिका का कोशिका गुद या साइटोफेग नामक एक निर्दिष्ट स्थान पर ही निष्कासन होता है। अगर पैरामीशियम में जनन की बात की जाए, जीवन चक्र की बात की जाए, यानी लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम को देखा जाए तो इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अगर अलैंगिक जनन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो पैरामीशियम अनुप्रस्थ द्विखंडन या बाइनरी फिशन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं। तो द्विविखंडन के अंतर्गत क्या होता है? यह क्रिया जंतु के अनुप्रस्थ रूप में बंटने से होता है, अनुप्रस्थ रूप में कट जाता है कह लीजिए एक तरह से। इस क्रिया के लिए सबसे पहला पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम का जो लघु केंद्रक होता है, सूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 अनुजात केंद्रक या डॉटर न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है और जो जंतु के विपरीत सिरों पर धीरे धीरे करके खिसक जाते हैं, जैसा कि आप लोग को चित्र में दिख भी रहा है। और जो गुरु केंद्रक है बिना सूत्री विभाजन के सीधे ही आसूत्री विभाजन या एमाइटोसिस द्वारा लंबा हो जाता है और लंबा होकर के 2 भागों में बट जा रहा है। इसी समय पैरामीशियम के शरीर के बीच में एक अनुप्रस्थ खाई या संकुचन कह लीजिए, कंस्ट्रिक्शंस दिखाई देता है और बाद में शरीर अनुप्रस्थ दशा में संकुचित हो जाता है और संकुचित होकर के 2 भागों में बढ़ जाता है। अब प्रत्येक में एक गुरु तथा एक लघु केंद्रक होता है। जिन अंगों की आवश्यकता होती है वह उन अनुजात पैरामीशियम में बन जाते हैं, यानी जिन जिन अंगों की जरूरत होती है वह अंगक उसमें बन जाते हैं। दोनों अनुजात पैरामीशियम भोजन पाकर धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं। द्विविखंडन की संपूर्ण क्रिया में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, यानी द्विविखंडन या बाइनरी फिशन में लगभग में 2 घंटे का समय लगता है। अब अगर लैंगिक जनन की बात की जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। पहला है संयुग्मन, दूसरा अंतःमिश्रण, तीसरा है स्वयुग्मन या स्वमिश्रण और चौथा है कोशिका युग्मन। अगर संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? समान जाति के 2 जंतुओं के लघु केंद्र की पदार्थ के आंशिक विनिमय के लिए यह अस्थायी संलयन ही संयुग्मन कहलाता है। चलिए अब ट्रिपैनोसोमा की संपूर्ण जानकारी समझा देते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिपैनोसोमा के बारे में जान लेते हैं। तो वर्गीकरण के अंतर्गत जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा, वर्ग मेस्टिगोफोरा, गण प्रोटोमोनेडिना, वंश ट्रिपैनोसोमा और जाति गैम्बियंस, यानी इसका जंतु वैज्ञानिक नाम ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है। आपको बता दें, ट्रिपैनोसोमा प्रायः रुधिर में रहकर ही जनन करता है। जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उसी में रहकर जनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। अनेक बार ट्रिपैनोसोमा अपनी आकृति परिवर्तित कर लेते हैं, अपने जो शरीर की आकृति होती है उसको चेंज कर लेते हैं। ट्रिपैनोसोमा का संक्रमण मनुष्य या अन्य जंतु में किसी आकाशोर्की वाहक, आकाशोर्की जो वाहक होते हैं उनके द्वारा होता है। जैसे कोई कीट है, जोंक है, इनके द्वारा ये फैलता है। इनके अंदर ट्रिपैनोसोमा जटिल जीवन चक्र के द्वारा बहुगुणित होते रहते हैं। यानी जो आकाशोर्की वाहक होते हैं, जैसे कीट है, जोंक है, तो इनके अंदर क्या करते हैं, जटिल जीवन चक्र के द्वारा बहुगुणित होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं बहुत सारे। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो देखिए, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, यह एक लंबा सकरा एक कशाभिक वाला, ये देखिए एक कशाभिक इसमें है। कशाभिक को फ्लैजिला भी कहा जाता है। तो एक फ्लैजिला इसमें होता है, यानी एक कशाभिक होता है और विशेष तरंगित सी संरचना वाला होता है। देखिए किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा तरंग जैसे बना हुआ है। तरंगित सी संरचना वाला जंतुक है या एनिमल क्यूल है, और यह पेलिकल से आवरण से ढका होता है, यानी पेलिकल के आवरण से ढका हुआ है। चारों ओर इसके पेलिकल का आवरण पाया जाता है, और कह लीजिए कि एक पिंड की तरह से होता है, बस केवल इसमें पेलिकल का आवरण पाया जाता है और बीच में जीवद्रव्य भरा होता है। यानी जिसके जीवद्रव्य को एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बांटा गया है। जो जीवद्रव्य है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बांटा गया है। जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म में एक स्पष्ट केंद्रक आपको दिख रहा है, एक स्पष्ट न्यूक्लियस दिख रहा है, और जीवद्रव्य में सभी यूकैरियोटिक कोशिकांग रहते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकांग होते हैं वो इसके जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और इसी में संचित खाद्य की अनेक कणिकाएं भी होती हैं, या रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। संचित खाद्य कणिकाएं यानी रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, आपको दिख भी रहे हैं। एकमात्र कशाभिक होता है, यानी फ्लैजिला एक होता है। जंतु के एक सिरे से कुछ पीछे स्थित आधारीय काय या ब्लेफरोप्लास्ट से निकलता है। जो आधारीय काय है, देखिए यहां से एक फ्लैजिला निकला है और पूरे शरीर पर इस तरह से घूम करके गया हुआ है, और तंतुवक से बनी तरंगित कला के द्वारा शरीर के दूसरे छोर से जुड़ा हुआ है। जो फ्लैजिला है, ये देखिए तरंगित कला के द्वारा शरीर के दूसरे छोर से ये जाकर के जुड़ा हुआ। पूरा तो इसके शरीर से गया है, लेकिन थोड़ा सा भाग देखिए पीछे की ओर स्वतंत्र रूप से है, अलग है बिल्कुल, और आधारीय काय के समीप ही एक डिस्क के समान विशेष संरचना माइटोकॉन्ड्रियन के द्वारा बनी होती है। देखिए आधारीय काय के इस समीप में डिस्क के समान विशेष संरचना है, जिसे काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो संरचना बनी हुई है इसे काइनेटोप्लास्ट कहते हैं, और इसमें केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए भी होता है। केंद्रक होता है और इसमें डीएनए भी पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। अगर इसके पोषण की बात की जाए या अन्य जैविक क्रियाओं की बात की जाए तो न्यूट्रिशंस की अंतर्गत ट्रिपैनोसोमा की विभिन्न जातियां कशेरुकियों में अंतः परजीवी होती हैं। यानी जितने भी ट्रिपैनोसोमा की जातियां होती हैं वो कैसे होती हैं, इंडो पैरासाइट होती हैं, अंतः परजीवी होती हैं। मतलब मनुष्य के शरीर के अंदर रह करके अपना जीवन जीती हैं। यानी मनुष्य में अंतः परजीवी के रूप में रुधिर में रहने वाली जो जाति है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये अफ्रीकी निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस रोग के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से अफ्रीकी निद्रा रोग हो जाता है अथवा स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, और इसे सीसी मक्खी, जो सीसी मक्खी होती है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संक्रमित करती है। यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे फैलता है ये, तो सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। कौन सा रोग, तो अफ्रीकी निद्रा रोग। और यह पोषण अपने संपूर्ण शरीर के परासरण विसरण के द्वारा प्राप्त करता है। यानी जैसे परासरण विसरण के लिए आपको समझाया था, बिल्कुल उसी तरह से पोषण ये प्राप्त कर लेता है। इस जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो बड़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी होती
है लेकिन उसमें क्रिस्टी नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो बड़ी है लेकिन क्रिस्टी नहीं होती है, और क्रिस्टी ना होने के कारण ही यह अक्रिय होती है, सक्रिय नहीं रहती, अक्रिय होती है। यद्यपि जब आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता पड़ने में इसमें क्रिस्टी बन जाते हैं लेकिन वास्तव में होती नहीं है, इसलिए अक्रिय रहती है। और जब आवश्यकता पड़ती है तो क्रिस्टी बन जाती हैं, तब पायरुविक अम्ल को ऑक्सीकृत करके अधिकाधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है। जब क्रिस्टी बन जाएंगी तो कार्य करने लगेगा, और कार्य करेगा तो पायरुविक अम्ल को ऑक्सीकृत करेगा, और ऑक्सीकृत करके अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा कर लेगा, ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है। और ऐसा कब होता है? तो ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब ये कीट की आहार नाल में रहता है, यानी कीट की आहार नाल में रहने के समय ही ऐसा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की विशेष गतिविधियों को काइनेटोसोम का डीएनए नियंत्रित करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी जो विशेष तरीके की गतिविधियां होती हैं, कार्य होते हैं, उसको काइनेटोसोम नियंत्रित करता है, यानी काइनेटोसोम का जो डीएनए होता है वो कंट्रोल करता है। अब चलिए इसके जीवन चक्र को देख लेते हैं। अगर जीवन चक्र जनन की बात की जाए, यानी रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल की बात की जाए, तो ट्रेपैनोसोमा में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है। अभी लोग नहीं जान पाए हैं कि इसमें लैंगिक जनन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अलैंगिक जनन लंबवत विखंडन यानी द्विविखंडन के द्वारा होता है। ट्रेपैनोसोमा में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और कैसे होता है? तो लंबवत द्विविखंडन के द्वारा, लंबाई में ये दो बन जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस क्रिया के लिए सबसे पहले काइनेटोप्लास्ट तथा ब्लेफेरोप्लास्ट विभाजित हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है, पुराना एक मात्र कसाबिक, जो एक कसाबिक था पुराना वाला, एक आधारी काय पर लगा रहता है, और एक नया कसाबिक आधारी काय से दूसरे भाग के सिरे पर यानी नए सिरे पर बनने लगता है। आप लोगों को चित्र में दिख रहा है, पुराना तो वहीं पर लगा हुआ है लेकिन एक नया कसाबिक आधारी काय के दूसरे भाग पर नए सिरे से बनने लगता है। और केंद्रक सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन से विभाजित होने लगता है। जो केंद्रक है वो सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होने लगता है। और जब अंतिम अवस्था होती है तो जो इसका पूरा शरीर होता है यानी जो पूरी कोशिका होती है वो मध्य लंब रूप में आगे से पीछे की ओर फट जा रहा है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। इस प्रकार से दो ट्रिपैनोसोमा बन जाते हैं। आपको बता दें कि ट्रिपैनोसोमा अपना जीवन चक्र प्राथमिक तथा द्वितीयक पोषदों में पूरा करता है, यानी दो पोषदों में ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल पूरी होती है। प्राथमिक पोषद मनुष्य होता है, द्वितीयक पोषद सीसी मक्खी होती है। यानी प्राथमिक होस्ट क्या है? मनुष्य। द्वितीयक होस्ट क्या है? तो सीसी मक्खी होती है। इन दोनों में इसका जीवन चक्र पूरा होता है। अगर इसके रोगों की बात की जाए और उनके लक्षणों की बात की जाए तो सीसी मक्खी के द्वारा संक्रमित ट्रिपैनोसोमा रुधिर के प्लाज्मा में वृद्धि इत्यादि करने से साथ साथ लसिका ग्रंथियों में भी घुस जाते हैं। यानी सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है, मैंने आपको पहले बताया था। और रुधिर के प्लाज्मा में वृद्धि करने के साथ साथ लसिका ग्रंथियों में भी घुस जाता है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में भी ये घुस जाता है, जो इनके संक्रमण से सूज जाती हैं। ट्रिपैनोसोमा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी आक्रमण करता है, यानी हमारे मस्तिष्क पर भी ये आक्रमण कर देता है। और सेरिब्रल स्पाइनल द्रव में घुस जाता है। जो सेरिब्रल स्पाइनल द्रव होता है उसमें ये घुस जाता है। इसी कारण रोगी को निद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। और बार बार आने वाला ज्वर रोग का प्रथम लक्षण है। अगर आपको बार बार ज्वर आ रहा है तो ये हो सकता है कि इसने आक्रमण किया हो, इससे संक्रमित हो चुके हो आप। चलिए अब संघ प्रोटोजोआ के अगले जंतु प्लाज्मोडियम के बारे में समझ लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है। इसे मलेरिया परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मलेरिया फैलाने वाला अंतः परजीवी है, यानी मलेरिया बुखार फैलाने वाला एंडोपैरासाइट है, जिसकी खोज सबसे पहले चार्ल्स लेवेरॉन ने सन 1880 ईस्वी में की थी। खोज किसने की? चार्ल्स लेवेरॉन ने सन 1880 ईस्वी में की थी। और रोनाल्ड रॉस ने सन 1897 ईस्वी में मलेरिया और मच्छर के बीच में संबंध को खोजा था कि मलेरिया और मच्छर के बीच में क्या संबंध है, इस चीज़ को रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। और जो ग्रॉसी थे, ग्रॉसी ने सन 1898 ईस्वी में मादा एनाफ्लीज मच्छर या फीमेल एनाफ्लीज मच्छर में
प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन किया था, लाइफ साइकिल का वर्णन किया था। आपको बता दें कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की 4 प्रमुख जातियां पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के मलेरिया ज्वर उत्पन्न करती हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथा है प्लाज्मोडियम मैलेरी। आपको बता दें कि जो प्लाज्मोडियम है यह 2 पोषदों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। 2 पोषदों में, प्रथम मनुष्य और द्वितीय मच्छर होता है। प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जीवन मनुष्य में, लैंगिक जीवन मच्छर में घटित होता है। इन लाइनों का अर्थ यह हुआ कि जो मलेरिया परजीवी है अर्थात जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम 2 पोषदों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, इसीलिए इसको द्विपोषदी कहते हैं। डाइजेनेटिक कहा जाता है क्योंकि 2 पोषदों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। और मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषद होता है, प्राइमरी होस्ट होता है या प्रिंसिपल होस्ट होता है। कौन? मनुष्य या ह्यूमन। जबकि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मच्छर इसका द्वितीयक पोषद होता है या सेकेंडरी होस्ट होता है। इसका अलैंगिक जनन जो साइजोगोनी है, अलैंगिक जनन को साइजोगोनी भी आप कह सकते हो, ये मनुष्य में होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मनुष्य के अंदर होता है। और जो लैंगिक जनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो बीजाणु जनन होता है, ये मच्छर के अंदर होता है, या कह लीजिए कि ये लैंगिक जनन मच्छर में पूरा होता है। और किस मच्छर में? तो मादा एनाफिलीज मच्छर में पूरा होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मनुष्य का रुधिर चूसा जाता है, तो रुधिर चूसते समय लार या स्लाइवा के साथ हजारों अति सूक्ष्म स्पोरोजोइट्स मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संक्रमणकारी अवस्था क्या हुई, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी हुई? प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट, जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सुंदरसी संरचना है प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट की। तो यही संक्रामक अवस्था होती है, यानी प्लाज्मोडियम की संक्रमणशील अवस्था बीजाणुज या स्पोरोजोइट अवस्था होती है। और यह हंसियाकार होता है, जैसे हंसिया होती है बिल्कुल उसी तरीके का होता है स्पोरोजोइट जो होता है। और 6 म्यू से लगभग में 15 म्यू तक लंबा होता है। एक केंद्रक इसमें पाया जाता है, किनारे की ओर पेलिकल पाई जाती है, यानी पेलिकल से ढका रहता है, शीर्ष पर एपिकल कैप या टोपी होती है और स्रावी कोशिका भी पाए जाते हैं। तो ये यकृत की कोशिका में सबसे पहले अटैक करता है या लीवर में सबसे पहले जाकर के अटैक करता है। यकृत की कोशिका में स्पोरोजोइट कोशिका द्रव्य का भक्षण करता है और क्रिप्टोजॉइट में बदल जाता है। जब कोशिका द्रव्य का भक्षण कर लेता है तो क्रिप्टोजॉइट में बदल जाता है, जो केंद्रक बहुविभाजन द्वारा अनेक संतति केंद्रकों में बट जाता है, साइजॉन्ट अवस्था बनाता है। साइजॉन्ट अवस्था कहाँ होती है? तो मनुष्य में होती है। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो साइजॉन्ट अवस्था बनाता है और प्रत्येक संतति केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव्य द्वारा घिर कर क्रिप्टोमेरोजोइट बनाता है, क्रिप्टोमेरोजोइट। और जो क्रिप्टोमेरोजोइट होते हैं ये नई कोशिका के कोशिका द्रव्य का भक्षण करते हैं और भक्षण करके छोटे माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट, जो छोटे होते हैं उनको माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट कहा जाता है और जो बड़े होते हैं उनको मेगा मेटाक्रिप्टोजोइट कहा जाता है। तो ये बनाते हैं और लाल रुधिराणुओं में प्रवेश कर जाते हैं। लाल रुधिराणुओं में जब प्रवेश करते हैं तो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट युवा ट्रोफोजोइट में बदल जाता है। जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट था वो युवा ट्रोफोजोइट में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब अगर पूछा जाए ट्रोफोजोइट अवस्था किस में पाई जाती है, तो मनुष्य में, मनुष्य के रुधिर में पाई जाती है। और यह केंद्रक को एक किनारे पर व्यवस्थित कर सिग्नेट मुद्रिका प्रावस्था बनाता है। सिग्नेट मुद्रिका प्रावस्था आपको यहीं पर बता दें कि मुद्रिका अवस्था अथवा सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबी अवस्था अथवा अमीबॉइड स्टेज, बिखंडी जनन अथवा साइजोगोनी, ये सभी मनुष्य के अंदर होते हैं। ये जितने भी स्टेजेस होती हैं ये सभी मनुष्य के अंदर होती हैं और इन पर भी क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। अमीबी ट्रोफोजोइट वृद्धि करके साइजॉन्ट और इसके बाद में मीरोजोइट या साइजोइट बनाता है और लाल रुधिराणुओं से निकलकर मीरोजोइड युग्मक जनन बनाते हैं या गैमेटोसाइट बनाते हैं। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा संक्रमित मनुष्य का रुधिर चूसते समय, यानी जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसका रुधिर चूस रहा है तो गैमेटोसाइट मच्छर में प्रवेश कर जाते हैं और युग्मक जनन या गैमेटोगोनी तथा बीजाणु जनन अथवा स्पोरोगोनी के द्वारा लैंगिक चक्र पूरा करते हैं और बीजाणु जनन द्वारा स्पोरोजोइट का निर्माण
हो जाता है, जो संक्रमणशील अवस्था होती है स्पोरोजोइट्स। मैंने अभी आपको बताया भी था। तो मच्छर में पूरा होने वाला जीवन चक्र स्पोरोगोनी कहलाता है, स्पोरोगोनी। और मनुष्य में पूरा होने वाला जीवन चक्र साइजोगोनी कहलाता है। प्रत्येक पॉइंट को याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप लोग मलेरिया परजीवी की लाइफ साइकिल पूरी अच्छी तरह से चित्र सही समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल में इस पर अलग से वीडियो अपलोडेड है, वहां से आप लोग जाकर के इसको समझ सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि प्रोटोजोआ एवं उनसे जनित रोग कौन कौन से होते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। तो अफ्रीकी निद्रालु जो रोग है या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो रोग है, ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है। और इसको फैलाती कौन है? तो सीसी मक्खी फैलाती है। सीसी मक्खी रोग का वाहक होती है। और जो अमीबी पेचिस है, जिसे अमीबिएसिस भी कहा जाता है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। कैसे फैलता है? इसका वाहक कौन है? तो संदूषण होता है। जैसे दूषित जल आप खा लें, दूषित खाद्य पदार्थ खा लें, तो इस तरह से फैल जाता है। और जो प्रवाहिका है अथवा जो डायरिया रोग है, ये गियार्डिया नामक जो परजीवी है, संघ प्रोटोजोआ का जंतु होता है, इसके द्वारा फैलता है डायरिया रोग। और ये कैसे फैलता है? तो संदूषण के द्वारा इसका संक्रमण होता है। और संदूषण क्या है? वही अगर आप गंदा जल पी लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं, तो इन चीजों से डायरिया हो जाती है। कालाजार लीशमैनिया डोनोवाई से हो जाता है। जो कालाजार है लीशमैनिया से, और इसको फैलाता कौन है? तो सैंड फ्लाई फैलाती है। ल्यूकोरिया जो है ये ट्रिपैनोसोमा वेजिनेलिस है, इसके द्वारा होता है। और फैलता कैसे है? वाहक कौन है इसका? तो मैथुन के द्वारा लैंगिक रूप से फैलता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ये ल्यूकोरिया। और जो मलेरिया रोग है, ये अभी आपको बताया कि प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। और इसका वाहक कौन है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। तो इस प्रकार से फाइलम प्रोटोजोआ का लेक्चर पूरा हो गया है। अब फाइलम प्रोटोजोआ अथवा संघ प्रोटोजोआ पर आधारित टोटल ऑप्शनल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आशा है आप सभी लोगों को फाइलम प्रोटोजोआ में जो कुछ भी मैंने समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।